हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 आंसर की। मैं सीडीपी के आंसर को डिस्कस करूंगी। तो ये सीडीपी के जितने भी पेपर 2 में क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ फर्स्ट में पेपर हुआ था ये मॉर्निंग वाला, तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। और जो मैंने आपको टैग वर्ड करवाए गए थे, तो उसमें अगर आपने टैग वर्ड वाली वीडियो देखी होगी तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर टैग वर्ड के थ्रू भी राइट किए होंगे। तो चलिए देखते हैं आज किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और क्या उनके सटीक और एकदम सही आंसर रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अभिकथन है यहाँ पर, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी ए आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ये दोनों ही सही है और यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है। तो नहीं को आपको पहले ही देखना है, यहाँ पे जो गलत होगा वही सही आंसर हो जाएगा। जो पहला है वो है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। सेकेंड पढ़ते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। तो ये हो गए पॉजिटिव। और ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गए। तो इसमें भी पॉजिटिव है और थर्ड वाले में भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो हो गया वो निगेटिव हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है। यहाँ पर आपको मैच करना है। तो पहला है पठन वैकल्य, संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो पठन से रिलेटेड है तो अंकगणितीय नहीं होगा, ये डिस्ग्राफिया में होता है। गणित समन्वय वैकल्य, ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है, ये भी नहीं होगा। गुणज वैकल्य, गुणज वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने की अक्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। यहाँ पर पढ़ने की बात की गई तो ये पठन का है, तो आगे गुणज लिखा हुआ है डिस्कैलकुलिया, तो गलत हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं, लेखन वैकल्य मतलब डिस्ग्राफिया सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल का यूज किस में होता है, डिस्ग्राफिया में होता है। तो ऑप्शन जो हमारा 4 वाला है वो राइट हो जाएगा। आप अपने सारे आंसर्स मैच कर लीजिए और फिर लास्ट में स्कोर बताइए। और जो मेरा टैग वर्ड वाला वीडियो था कितने लोगों ने देखा था और उसमें किसको किसको हेल्प मिली है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। शालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है, बताइए। ऑप्शन ए है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। ऑप्शन बी है गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। ऑप्शन सी है अजनबियों के साथ संवाद करने में। ऑप्शन डी है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। तो डिस्ग्राफिया को जो शालीनता का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में उसको ज़्यादा आसानी होगी, ये सारी चीज़ें करने में वो असमर्थ रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों की बात करते हैं।
ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है। ऑप्शन सी, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। ऑप्शन डी, बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली होते हैं। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो बच्चों के बारे में प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में गलत कहा गया होगा वही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की कमी नहीं होती है और ना ही उनकी कल्पना शक्ति कमजोर होती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। अगर आपने हमारी टैग वर्ड वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था जो एरर वर्ड है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। अब देखिए उसी से क्वेश्चन आए, मैक्सिमम क्वेश्चन टैग वर्ड वाली वीडियो से हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए वहाँ से। तो स्वयं का त्रुटि विश्लेषण करते हैं, यह अधिगम की प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। तो निरर्थक टैग वर्ड कैसा है, निगेटिव है। तो ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में निरर्थक गतिविधि करती है, तो निरर्थक टैग वर्ड कैसा है, नेगेटिव है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, पैदा करता है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड है। सारे निगेटिव टैग वर्ड हमने अलग कर लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, जो एरर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। अगर आपने हमारी टैग वर्ड वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने प्रोसेस ओरिएंटेड को पॉजिटिव बताया था, पॉजिटिव टैग वर्ड में बताया था। ऑप्शन बी है प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान को बताता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए, जोर वर्ड ही निगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव वर्ड है वो यही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इन सब का और भी मतलब ये कॉन्सेप्ट के आधार पर भी सही किए जा सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट भी है कि कौन चीज़ कैसे होती है, लेकिन आप टैग वर्ड से भी इनको सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 8 नंबर का, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जिन विषयों में मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं या विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। जिन्हें सीखने में ज़्यादा समय लगा है और वे ज़्यादा टाइम तक क्या होंगे, हमारी जो मेमोरी है उसमें बने रहेंगे। तो जो स्कीमा के विस्तार अगर हम देखें कि जिसमें मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं, जिसे हम स्कीमा भी बोलते हैं, उसके विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उसमें शिक्षार्थी के मौजूदा ज्ञान आधार पर प्रसंस्करण और एकीकरण का एक गहरा स्तर शामिल होता है। और यही वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, सार्थक अधिगम के रूप में जाना जाता है। सीखने में अधिक समय तो लगता है लेकिन इसे लंबे समय तक याद भी रखा जाता है। तो इस तरह का ये इसका एक्सप्लेनेशन था जिससे आपको ये पता चले कि ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ए, शिक्षकों को ऐसे बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। रीज़न यहाँ पर है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग
खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या होगा है डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। क्या पूछा है, डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। ये जो वर्ड है इसको मैंने पूरा आपको पेडागोजी में पढ़ाया है, जो साइंस की पेडागोजी है उसमें भी, और इस वर्ड को पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड वाले में भी इस लाइन को मैंने लिखा है, डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो ये क्या होता है, देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाए। ऑप्शन बी, शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करे, ये निगेटिव है, कार्य करता है, और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं, ये एकदम निगेटिव है। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, ये भी निगेटिव है। ऑप्शन डी, किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये भी निगेटिव है। तो खोज आधारित में मतलब है बच्चा खुद से अपने ज्ञान की रचना करे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। बच्चों में कौन सी ऐसी रणनीति है जो वैचारिक समझ के लिए प्रभावी नहीं है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से परिभाषाओं को ज्यों का त्यों याद करना, रोट लर्निंग, निगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन सी, विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, ये पॉजिटिव वर्ड है। ऑप्शन डी, अवधारणा क्या नहीं है या दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो निगेटिव है वहीं सही हो जाएगा, ज्यों का त्यों याद करना, सेकंड वाला राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। बताइए ये किसके सिद्धांत पे स्थापित की जानी चाहिए। सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मनोगत्यात्मक। अगर ये आपने सारे वाद पढ़े हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सामाजिक रचनावाद है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये सबसे ये एक्टिव सक्रिय अधिगम की बात करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये समानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए, और जो कारण है भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो आप जो इसका कारण है वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कथन होगा वो ए सही और आर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये भावनाएं और संज्ञान है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं, इसमें गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक है वो बच्चे को किस तरीके से स्वप्रेरित करने में सक्षम बना सकता है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर। ऑप्शन बी, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर। तो देखिए आप नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढते जाइए। ऑप्शन सी, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके। तो सारे नेगेटिव कटने के बाद आप खुद देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान, मेटाकॉग्निशन और स्किल्स पर हमें जोर देना है। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मेटाकॉग्निशन, नॉलेज और स्किल्स पर हमें जोर देना है, तब बच्चे प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि जो इंटरनल मोटिवेशन है
इंटरनल मोटिवेशन क्या है, पॉजिटिव है। और इसके बारे में भी बताया था, तो आप टैग वर्ड वाली या पेडागोजी वाली वीडियो देखेंगे, दोनों में ही बताया है। तो आप अगर किसी ने मेरी वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम दिया है तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आप लोग ये खुद देख रहे होंगे। तो ऑप्शन ए, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, क्या प्रतिस्पर्धा से ऐसा होगा? ऑप्शन बी, दूसरों की प्रशंसा करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा मिलेगी। क्या ऑप्शन सी, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित होकर के, या फिर ऑप्शन डी, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। तो जो इनर मोटिवेशन है वो किससे आएगा? ऑप्शन डी से आएगा। बाकी सारे रॉन्ग है, क्योंकि सभी में एक तो निगेटिव टैग वर्ड है और बाहरी मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात भी की गई है। तो ऐसा जो ऑप्शन ऊपर के तीनों हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? प्रश्नों में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती हैं? ऑप्शन ए, विकास का स्थिर अस्थिर दृष्टिकोण है। ऑप्शन बी, योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण है। ऑप्शन सी, प्रकृति परिवेश या यहाँ पर प्रकृति पोषण भी बोलेंगे का विकास पर प्रभाव की बात की गई है। ऑप्शन डी, विकास का निरंतर विभिन्न दृष्टिकोण विकास का निरंतर विच्छिन्न दृष्टिकोण, इस पर बात की गई है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति जैविक मतलब प्रकृति की बात की गई है, रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ सभी विशेषताएं लाता है जो किसी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर, तो सामाजिक मतलब पोषण या परिवेश की बात की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज करता है। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा सिर्फ किशोरावस्था में होता है। अगर आपने ये सारी अवस्थाएं पढ़ी हैं तो आपको डायरेक्ट पता चल गया होगा कि जो व्यावसायिक पहचान है, इस विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत हैं, ये सब किशोरावस्था में ही आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और आंसर देना है। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। बताइए ए और आर सही है या फिर कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं, और अभिकथन तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो कारण दिया गया है, सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, ये गलत है और ना ही ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो वस्तु स्थायित्व तो नहीं होगा, प्रकृतात्मक खेल भी नहीं होगा, संरक्षण भी नहीं। यहाँ पर जो अमूर्त तर्क होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक में आ जाते हैं, यही इसको मूर्त से भिन्न बनाती है। तो अगर आपने चारों अवस्थाओं के बारे में, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको पता होगा इसका आंसर अमूर्त तर्क हो जाएगा। ये अवस्था होती है 12 वर्ष और उससे अधिक होती है। ठीक है, 11 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक की। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो किसमें विफल थे बताइए? जीन पियाजे ने अनुभव की बात की है, परिपक्वता की बात की है, क्रिया की बात की है, लेकिन उन्होंने संस्कृति की बात नहीं की है। तो यही पॉइंट है जो उन्होंने मिस किया है और इसी पर उनकी क्या हुई है? आलोचना भी हुई है। उन्होंने संस्कृति को ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? ऑप्शन ए, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण मानवता के लिए सामाजिक न्याय और सिद्धांतों को कायम रखना। ये है कोहल वर्ग का क्वेश्चन। सामाजिक
अनुबंध अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान देना, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा। बताइए कौन सा इसमें होगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें जो यहाँ पर सही युग्म सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखी, मतलब बुरे परिणामों से बचाव के लिए होता है। बाकी सारी चीज़ें नहीं सही है, बाकी सब गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण से कौन सी मान्यता समान है। संस्कृति का सीखने का गहरा प्रभाव पड़ता है, तो ये वाइगोस्की की बात है। बच्चों का विकास चरणों में होता है, ये जीन प्याजे का स्टेटमेंट है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। बच्चे संज्ञान को प्रभावित और भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, ये भी प्याजे का स्टेटमेंट है। दोनों का जो स्टेटमेंट मैच करेगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से क्या होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन बी है, बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की ज़रूरत होती है। ऑप्शन डी, बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। तो ए और डी और सी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन जो बी है, जिसमें वे दूसरों के सहयोग से भी कर सकते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाइगोस्की के अनुसार राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचार का उद्देश्य बच्चों को विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। ऑप्शन कारण है बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो कारण तो बिल्कुल भी गलत है। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करने के लिए होता है, तो तुलना नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ए भी गलत हो गया, आर भी गलत हो गया। यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर की पहचान करने में सक्षम करें। ऑप्शन बी, जेंडर स्थिरता का निर्माण करें। ऑप्शन सी, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें। ऑप्शन डी, जेंडर भेदभाव को मजबूत करें। तो ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा। वो सभी जेंडर के वैज्ञानिकों का उदाहरण दे रही है, इसका मतलब है कि वो जेंडर की रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, देखते हैं 26। अभिकथन ए, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि सभी लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। कारण, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो ये दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां। ऑप्शन बी, विविधता का सामान्य चित्रण। ऑप्शन सी, उनकी अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड। ऑप्शन 4, कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता। तो विविधता का सामान्य चित्रण ही है जो विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या देखते हैं, एक साथ करते हैं। कि विविधता का अगर हम सम्मान करते हैं तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए, मानक संदर्भित। ऑप्शन बी, आत्म संदर्भित। ऑप्शन सी, मापदंड संदर्भित। और ऑप्शन डी, प्रारूप संबंधित। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन जो एक है मानक संदर्भित,
ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किया जाता है, उसको हम मानक संदर्भित बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29। कक्षा आकलन के बारे में कौन से कथन सही हैं? आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। ऑप्शन सी, आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर तनाव पैदा करना चाहिए। ऑप्शन 4, आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर? 1 और 2 कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पर कौन से 2 कथन हो जाएंगे? 1 और 2। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को कौशल को बढ़ावा देगा? अखबारों के लेख पढ़ना, नए शब्दों की सूची बनाना। ऑप्शन बी, अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। ऑप्शन सी, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं को पहचान करें। ऑप्शन 4, एक विशिष्ट अखबार में के लेख में उल्लिखित संज्ञाओं को पहचानें। कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ कर रहे होंगे। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करेंगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे लगे होंगे, या किसी में आपको डाउट है या आपको लगता है इसका ये होना चाहिए, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरी टैग वर्ड वाली वीडियो जिनका भी एग्ज़ाम 8 फरवरी को है, और पेडागॉजी वाली वीडियो, ट्रिक्स वाली वीडियो ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया मिला होगा और कुछ जो वर्ड है वो सेम मिले होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।